बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं एफएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं, तो वेक्टर का ये सेकंड पार्ट है। तो इसके अंदर हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे, उनकी डेफिनेशंस और उनको ग्राफिकली। तो फर्स्ट हमारे पास है जिस तरह से कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होती है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू द एडिशन ऑफ वन वेक्टर इनटू द नेगेटिव ऑफ सेकंड वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी सेम जिस तरह से हम एडिशन करते थे ना वेक्टर की, एक हेड टू टेल रूल की मदद से, तो सेम हम इस तरह से वेक्टर की सब्ट्रैक्शन करनी। अब होता यह है कि हम एक वेक्टर को दूसरी वेक्टर में ऐड करते हैं। नेगेटिव यानी कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि अगर एक हमारे पास वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन में ना, जिस तरह से ए वेक्टर है ये एक इस डायरेक्शन में, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो होगी वो हमारा इसकी नेगेटिव वेक्टर होगी। जब हम इसको नेगेटिव वेक्टर में ऐड करेंगे तो वो हमारा एक वेक्टर सब्ट्रैक्शन कहलाती है। ये देखिए कंसीडर हमारे पास टू वेक्टर्स हैं ए एंड बी। जब हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो देखिए नेगेटिव वेक्टर बी इज एडेड टू वेक्टर ए। ये हमारे पास वेक्टर ए है, तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के साथ, ये देखिए एक वेक्टर है इसकी डायरेक्शन राइट हैंड साइड पे, तो ये देखिए हमारे पास की वेक्टर बी है, तो ये हमारी एक नेगेटिव वेक्टर होगी। और जब ए को बी के साथ ऐड करेंगे तो यानी कि देखिए ए प्लस माइनस बी, तो ये हमारी एक होगी एक वेक्टर सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेक्टर ए अगर 10 होता है तो बी 5, तो 10 में से 5 हमारा आंसर जो आएगा रिजल्टेंट वो 5 आएगा। तो ये हमारे पास थी वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अब इक्वल वेक्टर क्या होता है? एक तो इक्वल वेक्टर्स हम उस वेक्टर्स को बोलते हैं जो मैग्नीट्यूड और जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो वेक्टर्स की, उनको हम इक्वल वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास वेक्टर ये है, अगर ये वेक्टर हमारे पास ए है, फॉर एग्जांपल ये ए है और ये हमारे पास है बी, तो ये हमारे इक्वल वेक्टर्स हैं क्योंकि इनके देखें तो हमारी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगी। तो इस तरह से नल वेक्टर क्या होता है? अब नल वेक्टर जो होता है, वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड नल वेक्टर। बेसिकली जिस वेक्टर का जो जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो होती है उसे हम नल वेक्टर बोलते हैं। अगर हम सम करें इसके नेगेटिव वेक्टर के साथ, जिस तरह से हमने पीछे देखा था, अगर हमारे पास सेम वेक्टर हो यानी कि ए वेक्टर है तो दूसरी उसकी ऑपोजिट वेक्टर है सेम उसी मैग्नीट्यूड के साथ, तो हमारा वो नल वेक्टर होगी। ए प्लस माइनस यानी कि इक्वल टू जीरो, ये एक नल वेक्टर कहलाता है। तो सिंपली अपने पास डेफिनेशन ये रखनी कि वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर। अब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वो होता है उसकी इफेक्टिव वैल्यू होती है। जिस तरह से ये देखिए हमारे पास एक वेक्टर ए है तो इसके कंपोनेंट ए एक्स है और ए वाई है। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जिस तरह से ये देखिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल ए एक्स आई है, ठीक है, और इस तरह से ये उसके परपेंडिकुलर वाई है। एक्स और वाई आपस में परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर है, तो ये हमारे एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। अब पोजीशन वेक्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पोजीशन वेक्टर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लोकेशन है यहाँ पर पॉइंट की, इस पॉइंट पे ये एक पोजीशन है पॉइंट की जो कि डिस्क्राइब कर रहा है ए और बी यानी कि एक्स को भी और वाई को, दो प्लेन्स को डिस्क्राइब कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है ना ओरिजिन, इससे वो डिस्क्राइब कर रहा है एक्स और वाई में, तो ये हमारा एक पोजीशन वेक्टर है। फॉर एग्जांपल ये देखिए पोजीशन वेक्टर डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ पॉइंट, पॉइंट की लोकेशन को बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जिस तरह से मैंने बताया। तो ये देखिए हमारे पास इधर फॉर एग्जांपल ए है और ऊपर बी। अब ए और बी को ये आर हमारा पोजीशन वेक्टर, आर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे। आई हमारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है जबकि जे जो होता है वो वाई एक्सिस, अगर जी एक्सिस होता तो उधर के होना था। तो यहाँ पर हम अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड जब फाइंड करते हैं तो दोनों का हम स्केयर ले लेते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इन दोनों को स्केयर करेंगे तो हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। अगर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हों तो ए बी आगे सी आ जाएगा, एक और साथ हम इस तरह से स्केल लगाते हैं तो इसकी मैग्नीट्यूड भी सेम उस तरह से एक सी स्केयर इसका एक्स्ट्रा आ जाता है। तो सेम आपने वही ये इसकी मैग्नीट्यूड जो है सेम उस तरह से फाइंड कर लेनी। तो ये हमारा था पोजिशन वेक्टर। अब देखें अगर हम फॉर एग्जाम्पल इस तरह से अगर कोई न्यूमेरिकल्स आता है या कोई 2 नंबर का, तो ये देखें तो सेम आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने डिस्टेंस जो है अभी पोजीशन वेक्टर जिस तरह से फाइंड किया तो आपने उसी तरह से फाइंड कर लेना। तो ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 2 पॉइंट है, पहले हम एक पॉइंट डिस्कस करते थे। अगर हमारे पास 2 पॉइंट है, लोकेशन 2 पॉइंट्स की है, एक पॉइंट हमारे पास है -2 और -3 पे, देखिए एक्स और वाई में ये 2 कोऑर्डिनेट्स 2 ही हैं। जब 2 ये इधर डिस्कस किए गए हों तो इसका मतलब है एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है। -2 और -3 एक पॉइंट और क्यू पॉइंट जो है वो 3 9 पे। सेम आपने इस तरह से एक यानी कि पॉइंट डाल, जिस तरह से एक पॉइंट पी है ना, तो एक पॉइंट इस तरह से एक और होगा इस तरह से, ठीक है। तो एक पी पॉइंट होगा इस तरह से, एक क्यू होगा इधर,
P में पॉइंट्स -2 -3 और Q में पॉइंट 3 और 9 है। तो आपने जस्ट करना क्या कि इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। अब डिस्टेंस फाइंड करने में बिल्कुल पोजीशन वेक्टर जिस तरह से हमारे पास ये देखिए, आपने पहले उसके कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है, यानी कि आई में लिख लेना। फर्स्ट है -2i प्लस -2i -3j, -2i -3j। दूसरा पोजीशन वेक्टर क्यू है वो 3i प्लस 9j। ठीक है, ये दो आ गए। आप इनका डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लें। डिस्प्लेसमेंट वो होता है कि आप फाइनल में से इनिशियल डिस्टेंस निकालें तो हमारा वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, यानी कि आर क्यू माइनस आर पी, फाइनल में से इनिशियल निकालेंगे तो ये जस्ट माइनस लगा दी। अब ये पहले जो है ये दोनों, ये देखें फाइनल ये 3 9 है, तो ये फाइनल आपने पहले लिख लिया। उसके बाद है माइनस इनिशियल, इनिशियल पहले भी माइनस में है तो इधर माइनस है तो ये दोनों को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो फिर देन इस तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास सिंपली आपने जिस तरह से एडिशन करते हैं उस तरह से एडिशन करेंगे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 5i प्लस 12j। अब इसकी ये जो 5i प्लस 12j आया है तो आपने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी। मैग्नीट्यूड सेम इस तरह से देखिए हमारे पास होता है, मैग्नीट्यूड में होता है a² प्लस b², या x² प्लस y², जिस तरह से भी आप कर लें। तो ये 5² प्लस 12² आ जाएगा। तो ये देखो 5² 25 और 144 हमारे पास 13 यूनिट्स हमारा आंसर आ जाता है। तो सेम आपने इसी तरह से अगर आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट्स पॉइंट पोजीशन वेक्टर गिवन है, 2 है 3 है, जितने भी गिवन होंगे तो आपने सेम उसको इस तरह से फाइंड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 में भी सेम उसी तरह से हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, एक लोकेशन 2 1 की है और दूसरी हमारे पास है 0 0 की, क्योंकि दूसरा ओरिजिन है। ये देखें ये सिलेक्टेड एज अ ओरिजिन, जब ओरिजिन होगा तो इसका मतलब ओरिजिन पे पॉइंट जो होते हैं वो 0 0 होते हैं। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट 2 1 है, सेम आपने उसी तरह से इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेना और देन उसकी मैग्नीट्यूड। ये देखें अगर हमारे पास 3 हो, 3 कोऑर्डिनेट्स हो तो जस्ट बात वही होगी, आपने जस्ट एक आई जे पहले होता था तो एक के का इजाफा कर देना। हमारे पास ये देखें बी हमारा फाइनल पॉइंट है, 5i प्लस 6j प्लस 7k, so 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो ये ए और बी दोनों हमारे पास पॉइंट्स हैं, तो हमें इसके क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना। तो आपने बिल्कुल सेम उसी तरह से आर ए एक पोजीशन वेक्टर हो गया और आर बी दूसरा पोजीशन वेक्टर। तो इनका क्या करना है, आर बी मैंने कि फाइनल में से इनिशियल निकालना है तो आपने जस्ट उसमें से ये निकाल दें, ये बचेगा। तो इसका आपने मैग्नीट्यूड निकालनी है, यानी कि इसके b² प्लस c² आ जाएगा। तो इनको स्केयर करके तो आपने जस्ट ये उसका डिस्टेंस निकाल लेना, सेम उसी मैग्नीट्यूड के थ्रू, चाहे आपके पास वो 2 प्लेन में हो, ये 2 कोऑर्डिनेट्स हो या 3 कोऑर्डिनेट्स, आपने मेथड वही रखना और फाइंड कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, डिस्कस द डिफरेंट केसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। अगर हम वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो कौन से केसेस होंगे। आप देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं जी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि एन हमारे पास स्केलर है और ए वेक्टर है। अब 2 केसेस हैं, अगर तो एन लेस एन ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब होगा कि हम मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर को वेक्टर के साथ और उसकी डायरेक्शन जो होगी वो सेम होगी, उनके एक ही डायरेक्शन में होंगे। अगर एन लेस देन होगा 0 से तब हमारी डायरेक्शन जो होगी वो रिवर्स होगी और मल्टीप्लाई वो बिल्कुल वैसे ही होंगे एन और ए। फॉर एग्जांपल हमारे पास n2 है और a हमारा वेक्टर है, n2 और a। तो ये देखिए 2a, a हमारे पास इतना वेक्टर है तो इतनी ही मैग्नीट्यूड आपने एक और ऐड कर देनी, यानी इतनी ये और इतनी आगे इसके इतनी, तो ये बन जाएगी 2a। तो इस तरह से हमारा जो अगर n लेस देन 0 है तो हमारे पास -2a एक रिवर्स डायरेक्शन में हम लिख लेंगे। तो ये हमारे 2 केसेस थे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट डू यू नो अबाउट यूनिट वेक्टर, डिस्क्राइब इट्स सिग्निफिकेंस। अब देखें तो यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ये एक वेक्टर ए है और इसकी मैग्नीट्यूड इसके साथ डिवाइड कर दी तो ये हमारा एक यूनिट वेक्टर है। अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर गिवन हो 3i प्लस 4k या इस तरह से जितने भी गिवन, तो आपने जस्ट वेक्टर और उसकी मैग्नीट्यूड को डिवाइड करना और यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट कर लेना। तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हमें ये एक आई जे के को रिप्रेजेंट करने में मदद देता है। हमारे पास कोई भी एक यूनिट वेक्टर है ना तो वो डिस्क्राइब करता है एक्स एक्सिस यानी कि एक्स वाई जी एक्सिस के अलावा इसके यूनिट वेक्टर आई जे के। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये देखिए हमारे पास उसने यूनिट वेक्टर कहा है कि इसको यूनिट वेक्टर फाइंड करो। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 4i प्लस 3j, तो आपने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर था वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर क्या है 4i प्लस 3j, अब इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट। अब देखो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 5 आ गया, इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। तो वेक्टर हमारे पास है 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड।
तो हमारा आंसर आ जाएगा यूनिट वेक्टर। तो अब हमारा वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 18 है कि फाइंड आउट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड करने, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये होते हैं जिस तरह से देखिए हमारे पास कोई भी एक लोकेशन है, एक पॉइंट है, यहाँ पर हमारा वेक्टर ए है, ओ और पी के दरमियान हमारा ये वेक्टर ए है। तो इसके एक एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान हमारा पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स के दरमियान। हमने फाइंड करने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम फाइंड करेंगे साइन और कोसाइन। हम जानते हैं कि कॉस थीटा क्या होता है, तो कोसाइन थीटा जो कॉस थीटा होता है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है, इधर ए एक्स आई है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है वेक्टर ए। ये देखें ए, इसको बात कर रहा है वो इस ट्राइंगल की, यानी कि ओ पी एम, ये वाली ओ पी एम, इस ट्राइंगल को देखें तो हमारे पास बनता है ओ एम डिवाइडेड बाय ओ पी। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास है ए एक्स आई, जबकि हाइपोटेन्यूज ए, तो ए एक्स ओवर ए, ए एक्स आई ओवर ए, ये हमारा कॉस आ गया। ए एक्स हमारा एक्स कंपोनेंट के लिए जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तो ए एक्स को फाइंड करो तो ए उधर चला जाए, यानी कि ए एक्स बराबर आ जाएगा ए कॉस थीटा। तो ये हमारा फर्स्ट ए एक्स के लिए होगा। उसके बाद अगर y को देखें तो y हमारा यानी कि साइन थीटा होती है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है ए वाई जे, ये हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास है ए, यानी कि ए वाई जे ओवर ए साइन थीटा थी। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए, तो ए वाई इधर रहते तो ए इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये वाला हमारा हो गया वाई कंपोनेंट। हमने दो ही कंपोनेंट फाइंड करने थे, एक ने कहा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए एक्स और ए वाई हमें हमारे पास आ गए, ठीक है। तो अब वो कहता है क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस वुड अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कि यानी कि कौन सी वो कंडीशन होगी जिस कंडीशन के तहत हमारे जो कंपोनेंट्स होंगे वो इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कंपोनेंट है ए एक्स और ए वाई, उनको हमें इक्वल देखना है, तो ए एक्स और ए वाई इधर इक्वल रख लें। ए एक्स हम जानते हैं कि ए कॉस थीटा, ए वाई हमारे पास है साइन थीटा। अब ए कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा इधर डिवाइड कर दें और ए से कट कैंसिल हो जाएगा, ये ए और इस तरह से ये वाला, तो साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये अगर इधर जाए तो हमारा 1 आ जाएगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। साइन और कॉस होता है टेन, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। टेंजेंट थीटा 1 45 डिग्री पे होता है, तो यहाँ पर थीटा 45 डिग्री आ गई, कि इस एंगल पर हमारे ये जो है दोनों कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 था। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, वो कहता है कैन अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन वेक्टर मैग्नीट्यूड। वेक्टर के कंपोनेंट उसकी मैग्नीट्यूड से ग्रेटर हो सकते हैं, तो इसका आंसर है नो, क्योंकि वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो बिल्कुल उसकी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बराबर होते हैं, वो उनसे ग्रेटर हो ही नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं होता। अब ये देखें जिस तरह से अगर हम जो मैग्नीट्यूड है हम इस तरह से फाइंड करते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, कोई भी वैल्यू होता है हमें जस्ट उसका स्क्वायर करना है। कहता है डिटरमाइन द वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से उसके वेक्टर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट गिवन है तो हम वेक्टर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो जस्ट आपने उसी डायग्राम को ज़हन में रखना। ये देख के हमारे पास लोकेशन पी की है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पिंक कलर की ये हमारा एक वेक्टर है। अब वेक्टर के जो कंपोनेंट ए एक्स है हॉरिजॉन्टल, ए वाई वर्टिकल, दो कंपोनेंट है, तो हमने वेक्टर को फाइंड करना है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो यहाँ पर जस्ट आपने क्या कर, इस ट्राई एंगल को अगर देखें तो हमारे पास आता है ए का जिस तरह से होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये है हाइपोटेन्यूज, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो आपने जस्ट इसी यानी कि हमारा एक वेक्टर आ गया, तो अगर इसको अंडर रूट लें, दोनों साइडों पे अंडर रूट लें, तो हमारा एक वेक्टर ये आ गया। तो अब इसकी ये इसकी मैग्नीट्यूड देगा हमें वेक्टर ए की। अब डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन होती है टेन थीटा होता है वर्टिकल ओवर हॉरिजॉन्टल, ए वाई ओवर ए एक्स। अब थीटा इधर तो टेन इधर आकर इन्वर्स हो जाएगा, तो यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अगर वेक्टर है तो वेक्टर की यहाँ से मैग्नीट्यूड और यहाँ से इसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास था किस तरह से हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हम वेक्टर फाइंड करते हैं, तो ये देखें, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आज के लिए इतना ही।